डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल विजय मैथमेटिक्स में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग का बिहार बोर्ड द्वारा जारी इंटरनेट पर मॉडल पेपर का सलूशन करने जा रहा हूं। एक क्लास 10th का साइंस पेपर है। आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे तो मैं इसमें 1 से लेकर के 80 तक सारे ऑब्जेक्टिव का प्रश्नों का उत्तर बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक इसे देखेंगे। इसमें टोटल आपको 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें आपको मात्र 40 क्वेश्चन का ही आंसर देना होता है। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए क्या कहता है। पौधे में जननांग कहाँ पाए जाते हैं? पौधे में जननांग कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन दिया है जड़ में, पुष्प में, तना में, फल में। तो आप लोग अच्छी तरह से बता सकते हैं। या आप लोगों को बताया गया होगा कि पौधे में जो जननांग पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, तो पुष्प में पाया जाता है। आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जंतुओं में, कवकों में, परजीवियों में, हरे पौधे में। तो इसका आंसर होगा हरे पौधे में। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? जल से, ग्लूकोज से, CO2 से, डिक्टियासोम से। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा जल से, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? यकृत में, अमाशय में, अग्नाशय में, मुंह में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला आपका आंसर होगा यकृत में। अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस की संपन्न प्रक्रिया होती है? ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कहाँ? ऑस्टोमेटा में होता है, केंद्रक में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। तो आप लोग जरूर इसको पढ़े होंगे, ये कहाँ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य में। अगला क्वेश्चन, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? वायवीय, अवायवीय, ए एवं बी दोनों, यानी कि वायवीय और अवायवीय दोनों, किन में से कोई नहीं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा अवायवीय। अवायवीय इसका आंसर होगा, बी वाला आंसर होगा इसका। 7 में, सबसे छोटी अस्त्रावी ग्रंथियाँ कौन है? एंड्रीन है, प्यूटरी है, मेंडुला है, थायराइड है। तो इसका आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी हो जाएगा, इसका आंसर बी वाला होगा। अगला क्वेश्चन, पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है? यानी पौधा में वायवीय भागों से जब जल का अवशोषण होता है, ह्रास होता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा? यानी पौधा में जब जल को वाष्प निकलेगा तो क्या बोलते, उसको बोलते हैं, उस प्रक्रिया क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, यानी इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में, घेंघा रोग पनपता है? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। तो आप लोग ऐसे बना दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, आयोडीन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 10, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? रक्त में जो पीले रक्त में जो हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव होते हैं उसको क्या बोला जाता है? तो आसानी पूर्वक बता सकते हैं आप लोग इसको क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं प्लाज्मा, यानी आंसर ए वाला होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में, रक्त चाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? जिससे रक्त चाप मापा जाता है, ब्लड प्रेशर मापा जाता है, उसको क्या बोला जाता है? ये आप लोग देखे भी होंगे। तो इसको बोला जाता है इस्कीमो मैनोमीटर मापा जाता है, बोला जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है? यानी वाष्पोत्सर्जन क्रिया जो होती है कहाँ होता है? जंतुओं में होता है, पौधों में होता है, पौधे जंतु दोनों में होता है, किन में से कोई नहीं। तो इसमें होता है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो होती है वो मात्र पौधों में होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो ऊँट में, घोड़ा में, तिलचट्टा में, मानव में। तो इसमें आंसर हो जाएगा तिलचट्टा में, सी वाला आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, रक्त क्या है? पदार्थ है, ऊतक है, कोशिका है। तो इससे आप लोग पढ़े होंगे कि ये जो आपका आंसर हो जाएगा एक प्रकार का ऊतक है। अगला क्वेश्चन, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? यानी मूत्र में जो पीला रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम, यानी सी वाला आंसर इसका होगा यूरोक्रोम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु है, हाथी हो गया, गाय हो गया, कुत्ता हो गया, कि केचुआ हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा केचुआ,
इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, द वाला, केचुआ इसका आंसर होगा। केचुआ जो है उभयलिंगी जंतु है। अगला क्वेश्चन, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? जो यूरिया हो जाता है वो रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है, कहाँ से जाकर के उससे मिल जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी यकृत से, सीधा इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन हो गया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका पूरा नाम होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा कौन वाला? तो इसका आंसर होगा ए वाला। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? यानी प्राथमिक तो किसे बोलेंगे इसको हम लोग? अपघटक, शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी? तो इसका आंसर हो जाएगा शाकाहारी। शाकाहारी जो होता है आपका प्राथमिक उपभोक्ता होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? यानी भूमिगत जल का उदाहरण इसमें से कौन हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कुआं, यानी भूमि के अंदर से आपका कुआं से जल निकाला जाता है। क्योंकि नदी जो रहता है ऊपर की ओर रहता है, समुद्र भी ऊपर रहता है, तालाब भी ऊपर रहता है, यानी कुआं के अंदर से जल निकाला जाता है, उसको बोलते हैं भूमिगत जल। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। प्राकृतिक चुनाव की जीवों का विकास क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डार्विनवाद, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, इसका आंसर होगा आपका डार्विनवाद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हरे पौधे कहलाते हैं उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पादक, यानी सी वाला इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अंडोत्सर्ग का कारण होता है, यानी अंडोत्सर्ग जो होता है वो किस कारण से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा LH वाला, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लेघर हंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? अंडाशय में, अमाशय में, अग्नाशय में कि वृक्क में? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय में, सी वाला इसका आंसर होगा। 24 का सी आंसर होगा अग्नाशय। 25 का, थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? आयरन का, मैग्नीज का, क्लोरीन का, क्या आयोडीन का? तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन का। अगला क्वेश्चन, निशल कनिकाएं पाई जाती हैं नेफ्रॉन में, न्यूक्लियस में, न्यूरॉन में, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, न्यूरॉन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 27, मानव मस्तिष्क वजन होता है। तो मानव मस्तिष्क वजन कितना होता है? आप लोग को बताया गया है कि मानव मस्तिष्क वजन जो होता है वो आपका 1.2 से 1.4 kg के बीच ही होता है। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बनाया प्रतिबिंब को होता है। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी इसका प्रतिबिंब क्या होता है? तो हो जाएगा आपका वास्तविक और उल्टा, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, वास्तविक और उल्टा। यानी उत्तल लेंस और आपतल लेंस दोनों द्वारा जो प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा प्रतिबिंब बन सकता है? तो वास्तविक और उल्टा बन सकता है। अगला क्वेश्चन, साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित कौन सा प्रयुक्त होता है? किस दर्पण जो होता है वो वाहनों को साइड मिरर यानी पीछे देखने में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आप उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को वाहनों के साइड मिरर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, आपतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, यानी आपतल लेंस द्वारा कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है हमें? तो इसका आंसर हो जाएगा आभासी, सीधा, छोटा, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा आभासी बोल रहा, यानी आपतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है आभासी भी होता है, सीधा भी होता है और छोटा भी होता है, यानी तीनों इसमें से इसका आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, द वाला इसका आंसर हो जाएगा। ऊर्जा के समय मात्रक होता है, तो ऊर्जा के समय मात्रक क्या होता है? तो सबको जानते हैं कि ऊर्जा के समय मात्रक जो होता है वो जूल होता है, ये वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आकाश का नीला रंग होने के किस घटना का परिणाम है? यानी आकाश जो नीला रंग होता है ये किस घटना के कारण होता है? तो सबको जानते हैं आपको कि परिकिरण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, समान नेत्र के लिए स्पर्श दृष्टि होती है? तो ये होता है 25 सेंटीमीटर, यानी आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किस उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी? यानी किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर जो होता है, फोकसांतर जो है वो 50 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी आपको 50 दे दिया है, तो कह रहे हैं उसकी क्षमता क्या होगी? तो हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता और फार्मूला जो होता है वो पी बराबर क्या होता है? पी इक्वल टू 1/f होता है। तो अगर 1/f करेंगे 1/,
और फोकस दूरी आपको कितना दे दिया है, तो 25 सेंटीमीटर है। इसको यदि 50 सेंटीमीटर, सॉरी 50 सेंटीमीटर है, और इसको यदि हम चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे तो 100 ऊपर लिखा जाएगा, यानी हो जाएगा 50 दूना 100, यानी आपका हो जाएगा +2 डायोप्टर। चूँकि उत्तल लेंस है तो इसको फोकस दूरी प्लस में होगा, जिसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सॉरी इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑप्शन आपका। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा रहता है, तो एक प्रिज्म जो होता है वो 5 सतहों से घिरा होता है, आंसर आपका डी वाला होगा। अगला क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि नेत्र लेंस को फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा कर सकते हैं हम लोग, तो इसको कर सकते हैं हम लोग पछावी पेशियों द्वारा, यानी आपका आंसर डी वाला होगा इसमें। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम जो होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफी कैमरा का विधिशक होता है, फोटोग्राफी कैमरा में जो होता है विधिशक जो होता है किस लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण की अवतल दर्पण। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इसमें उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है, आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परिवर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी, यानी एक अवतल लंबवत अगर आपतित होता है तो इसमें क्या होता है कि आपका ध्रुव से सीधे निकल जाता है, इसका आंसर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो गया, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, यानी जब एक ही रंग वाले जो है जब प्रिज्म से प्रकाश को गुजरता है तो उसका वर्ण विक्षेपण क्या होता नहीं होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका आंसर बी वाला होगा, बी वाला होगा। सॉरी इसका आंसर जो होगा 40 वाला, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, यानी इसका वर्ण विक्षेपण तो होगा, यहाँ अपवर्तन इसका नहीं होगा, यानी इसका आंसर होगा 40 का ये वाला, बी वाला आंसर आपका नहीं होगा। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पवन विद्युत चक्की में कुंडली घुमाने का मूलतः काम करता है, यानी कि जो पवन चक्की में जो कुंडली घुमाने का काम जो होता है वो कौन करता है, तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर सी वाला हो जाएगा, गतिमान अभाव, आंसर सी वाला होगा। अगला क्वेश्चन, कांच की आपतन लेंस की वायुमंडलीय शक्ति होती है, यानी कांच के आपतन लेंस में वायुमंडलीय शक्ति जो होता है वो किस में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 42 से, कभी धनात्मक हो सकता है कभी कभी धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या कहता है। देखिए इसमें जो 42 वाला क्वेश्चन जो आपका हो गया, कांच की आपतन लेंस की वायुमंडलीय शक्ति होती है, तो कांच को आपतन लेंस की वायुमंडलीय शक्ति जो होगा, क्योंकि आपतन लेंस की फोकस दूरी जो होता है वो ऋणात्मक होता है, तो इसका आंसर जो होगा वो ऋणात्मक ही होगा, धनात्मक इसका आंसर नहीं होगा, या कभी कभी धनात्मक नहीं होगा, इसका आंसर जो होगा ऋणात्मक होगा, आ वाला होगा आंसर, इस ये वाला नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विद्युत सुचालक है, आयोडीन, ग्रेफाइट, सल्फर, हीरा। तो अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं कि इसका आंसर जो होगा वो ग्रेफाइट होगा। अगला क्वेश्चन, वक्र त्रिज्या 1 मीटर अवतल की फोकस दूरी होगी, यानी 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है, और 100 सेंटीमीटर हो गया तो उसका आधा कितना हो जाएगा, चूँकि वक्रता एफ बराबर जो होता है एफ इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि एफ बराबर r/2 होता है, फॉर्मूला r/2, तो आर की वैल्यू कितना दिया है 1 मीटर है, इसको सेंटीमीटर बदलें तो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 100 जब हो जाएगा और इसको बटा लिखेंगे हम लोग, 2 जब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 50 आएगा आंसर इसको, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है, यानी कि जब सघन माध्यम से प्रकाश किरण जब विरल माध्यम में जाती है तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगा, अभिलंब के साथ संपित होगा कि अभिलंब के नजदीक जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अभिलंब से दूर रह जाता, आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। जब विरल से सघन में जाता है अभिलंब की ओर चल जाता है, और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर
46। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहते हैं? तो हम जानते हैं कि विद्युत धारा उत्पन्न की युक्ति क्या बोलते हैं, तो इसको कहा जाता है जनरेटर इंजीनियरिंग इसको कहते हैं, ये वाला। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा ऐसा स्रोत है जो बहुत ही पारंपरिक स्रोत रहा है ऊर्जा का? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला, वायु गैस, इसमें क्या रहा? इसका आंसर हो जाएगा आपका कोयला जो है सो बहुत शुरू से ही ऊर्जा का स्रोत रहा है। अगला क्वेश्चन, कांच की एक समुद्र पट्टी श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? पहले विचलन होगा, विक्षेपण होगा, परिवर्तन होगा, कि इनमें से सब कुछ होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें ऐसे विचलन होना चाहिए आपका, इसका आंसर विचलन होना चाहिए। हालांकि इसमें हल्का डॉट है लेकिन विचलन होना चाहिए इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो 220 वोल्ट एसी रहता है या 220 वोल्ट डीसी रहता है या 12 वोल्ट एसी रहता है, 12 वोल्ट डीसी रहता है? बताइए आप लोग। तो आप लोगों को बताया गया है कि इसका 220 वोल्ट जो है सो एसी रहता है, यानी प्रतिवर्ती धारा रहता है। अगला क्वेश्चन, जास्तक परमाणु संख्या कितना होता है? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जास्तक परमाणु संख्या जो होता है कितना होता है? तो 30 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, जो सोडा धोने वाला होता है धोना वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या क्या होता है? यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित तो कौन परवल क्षारक है? मतलब कौन क्षारक ऐसा है जो बहुत ही शक्तिशाली क्षारक है जिसके पास पावर अधिक रहता है? तो आप लोग फास्टली बता सकते हैं। इसका आंसर आपको हो जाएगा सी। हेमेटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो इसको अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं, हेमेटाइट जो होता है वो लोहा का अयस्क होता है, फेरस का अयस्क होता है। ऑप्शन बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में किस विधि द्वारा होता है? तो सल्फाइड अयस्क को सांद्रण जो किया जाता है, यानी सल्फाइड जो अयस्क को सांद्रण जो किया जाता है वो किससे किया जाता है? तो हो जाएगा फेन उत्प्लवन विधि से। अगला क्वेश्चन, अभिक्रिया इतना में किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो अभिक्रिया जो हो रहा है ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो रहा है? उपचयन हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, उदासीनीकरण हो रहा है, कि अपघटन अभिक्रिया हो रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया हो रहा है, यानी उपचयन को ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का संपर्क हो रहा है, तो जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है उसको उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो होता है वो C6H12O6 होता है। ये आंसर इसका बी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अम्ल का जलीय विद्युत संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या करता है? विलय होता है, अविलय होता है, क्या आयनित होता है? तो आयनित होगा तब न संचालन करेगा। इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। अगला क्वेश्चन, लिथियम के वाहतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं? तो हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो पहली कक्षा में 2 होता है और दूसरी कक्षा में कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, यानी 3। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा, जो जानते हैं हम लोग लिथियम का परमाणु संख्या जो होता है वो 3 होता है। तो पहली कक्षा में आपका 2 चल जाएगा, तो बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन और बचेगा। तो यानी अंतिम कक्षा में इसका जो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी वो 1 होगा। अगला क्वेश्चन, हमारे सैनिक शून्य समूह का तत्व है, यानी शून्य समूह कहा जाता है अक्रिय। और अक्रिय गैस जितने भी होते हैं, अक्रिय तत्व जो है वो शून्य वर्ग में रखा गया, यानी उसको अभी आधुनिक आवास सरणी में 18वां वर्ग कहा जाता है। तो इसमें देखा जाए इसमें कि अक्रिय तत्व इसमें कौन है? तो अक्रिय तत्व जो हो गया हीलियम हो गया। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? यानी कौन जो इसमें जो है तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी फ्लोरीन है। अगला क्वेश्चन, जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड कौन सी गैस मुक्त करती है? ऑक्सीजन गैस, ओजोन गैस, हाइड्रोजन गैस? इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। इसका आंसर होगा सी वाला, हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर का पीएच मान क्या होता है? हमारे शरीर में पीएच मान जो होता है कितना से कितना तक होता है? तो इसका आंसर होता है 7 से लेकर के 7.8 तक होता है लगभग। ऐसे 8 भी होता है लेकिन 7.8 रखा जाता है इसको, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है? तो इसका आंसर हो जाएगा संश्लेषित सूचक इसमें से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हल्दी, लिटमस पत्र, मेथिल ऑरेंज, लाल पत्ता के गोभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, मेथिल ऑरेंज।
मेथिलोरेन जो आपको है वो संश्लेषित सूचक है। अगला क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो इसको बनाएगा कार्बोनिक अम्ल बनाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी वाला आंसर हो जाएगा इसका, कार्बोनिक अम्ल सी। अगला क्वेश्चन, कॉपर पायराइड रासायनिक संघटक है, कॉपर पायराइड जो है वो किसके साथ मिला हुआ रहता है? इसका आंसर हो जाएगा CuFeS2 के साथ रहता है। ये आंसर इसका बी वाला होगा। अगला क्वेश्चन, प्रकृति मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो प्रकृति मुक्त अवस्था में कौन पाया जाता है? तो प्रकृति मुक्त अवस्था में पाया जाता है वो आपका सोना होता है, किसी के साथ मिला हुआ ये नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन जो इसमें जो है सबसे अधिक क्रियाशील है? तो जानते हैं कि सबसे अधिक क्रियाशील इसमें जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जिंक, ये वाला होगा। अगला क्वेश्चन, किस अधातु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉन संख्या हो सकती है? यानी किसी अधातु जो रहता है उसको बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना हो सकता है? तो अच्छी तरह से जानते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉन संख्या या तो 6 हो सकता है या तो 7 होगा, तब ये क्या कहलाएगा अधातु। तब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करके अपना स्टॉक को पूरा करेगा। अगला क्वेश्चन, पीतल निम्नलिखित में किस धातु से बना है? यानी पीतल जो है सो कौन कौन सी धातु से मिल करके बना है? तो इसको हम लोग जानते हैं कि पीतल जो है मिलकर बना है कॉपर और जिंक से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समावयवी है? माने कौन जो है वो एक दूसरे के समावयवी है, एक जैसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेथिल अल्कोहल और डाई मेथिल ईथर, ये वाला हो जाएगा। यानी खतर का आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं, CH3OC2H5 का IUPAC पैराग्राम क्या है? तो C3 यानी कि मेथन का ही रूप हो जाएगा एथेन हो जाएगा, बीच में ऑक्सीजन है तो ईथर हो गया, तो मेथॉक्सिन मिथेनॉल इसका आंसर होगा। इसका आंसर ए वाला होगा। अगला क्वेश्चन, लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहा में कौन सा ऑक्साइड बनता है? जो लोहा की अभिक्रिया जब भाप से कराएंगे तो कौन सा ऑक्साइड बनेगा? तो बन जाएगा आपका Fe3O4 बन जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। अगला क्वेश्चन, एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवाज सरणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या है? यानी एक तत्व की परमाणु संख्या 16 रहेगा तो इसको किस वर्ग में इसको रखा जाएगा? तो इसको रखा जाएगा वर्ग नंबर 16 में रखा जाएगा इसको, सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? यानी कौन इसमें धातु ऐसा है जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? यानी कॉपर नहीं करती है। अगला क्वेश्चन, एक मिश्र धातु में 90% कॉपर और 10% टिन है, तो इस मिश्र धातु का नाम क्या है? 90% कॉपर और 10% टिन को जब मिलाया जाता है तब ये क्या बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोंज बनता है। अगला क्वेश्चन, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर बनाता है। जिंक जब सोडियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो इसमें बनाएगा H2 गैस इसमें बनाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है? कितना उच्च ताप पर गर्म किया जाएगा फिर भी वो ऑक्सीजन संयोग नहीं करती है, इसमें कौन सा तत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा पारा, डी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन, अयस्क में उपस्थित अपद्रव क्या कहलाते हैं? तो सबको जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं? गैंग बोला जाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातु तार बनाया जाता है? धातु का तार जो बनाया जाता है वो किस गुण के कारण बनाया जाता है? एक क्वेश्चन आपका लास्ट है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन के साथ आज वीडियो को समाप्त करता हूँ, और बाकी इसी प्रकार से जितने मॉडल सेट जारी किए गए हैं उन सारे मॉडल सेटों को मैं सोल्यूशन करके वीडियो में डालूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दूंगा, आप लोग जरूर जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, कहता है निम्नलिखित किस गुण के कारण धातु के तार बनाए जाते हैं? तो आघात बंधिरता के नहीं मतलब चोट होता है, उसे चोट मारा जाता है तो फैलेगा वो। गुस्से में चलाता है मतलब वो बिल्कुल सुचालक होता है, और तन्यता के कठोरता का मतलब तो तार नहीं बनाया जा सकता है। यानी इसमें तन्यता गुण जब पाया जाता है तो तार को खींच करके लंबा बनाया जाता है, तो इसका गुण हो जाएगा आंसर नंबर सी होगा, तन्यता हो जाएगा।
तो दोस्तों मैं इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे।